इजराइल ने दोहा कतर के ऊपर हमला कर दिया। इसके अलावा एक और खबर यह है कि इजरायली फोर्सेस ने जनाब कतर के ऊपर जो है वो हमला किया है। ग्रेटर इसराइल प्लान को रोक कर दिखाएंगे। सर सबसे पहले वैसे तो जो न्यूज आई है उस हिसाब से तो हमें नेपाल जाना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले जो है वो दोहा पहुंचते हैं। और कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है? कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमले के हवाले से खबरें आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर दी, इसकी वजाहत इजराइल ने की और कॉन्डमनेशन अब आई है, मुजामत आई है कतर की तरफ से, जो कह रहे हैं ये घिनौना एक हमला था और इसकी सख्त तरीन कतर मुजामत करता है। हुआ क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 24 घंटे पहले ट्रंप इंतजामिया की तरफ से, और वही कैरेक्टर स्टीव विटकॉफ, नाम याद रखें, से एक नेगोशिएशन रिक्वेस्ट आई, एक प्रपोजल आई इनफैक्ट, कि ये सीज फायर प्रपोजल है। बात हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, जी सीज फायर प्रपोजल आ गई है, हमास अग्री कर गया है कुछ बुनियादी नुक्तों के ऊपर, और उसके बाद जंग को खत्म कर दिया जाएगा। वो प्रपोजल आई, हमास ग्रुप मीट किया इस लोकेशन में, दोहा कतर में। ये वेस्ट बैंक से थोड़ा सा हटके जगह है, और वहां पे इजरायली बमबारी हुई और इंटरसेप्टर्स भी ऑन नहीं हुए, और हमास लीडरशिप उधर मिल रही थी। और अब इत्तलात आ रही हैं कतर की तरफ से कि कुछ लीडरशिप बच गई है, मगर दूसरी तरफ से रिपोर्ट्स हैं कि लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। ये कहना कि इसके अंदर ट्रंप इंतजामिया की कोलैबोरेशन शामिल थी, ये मुनासिब होगा है, और इसके अंदर हमास के रहनुमा खलीलुल अल-हय्या और जाहिर जबरैन, इन्हें निशाना बनाया गया है। और कतर की जो दफ्तर खारजा है उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। ज़हन में रखिएगा कि हमास के 5 मुख्तलिफ रहनुमाओं का कोई इजलास चल रहा था कतर के दारुल हुकूमत दोहा में, जहाँ पे इन्हें इस तरह टारगेट किया गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि ईरान के साथ इजराइल की जो कशीदगी रही और उसके बाद जो जंग चली, उस दौरान अमेरिका भी उसके अंदर जो है वो मुलविस हुआ है। इसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि कतर के ऊपर होने वाले इस हमले में, जहाँ पे हमास की सीनियर लीडरशिप को जो है वो टारगेट किया गया है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिकी सदर की जानिब से भी जो है वो मंजूरी दी गई थी इस हमले की। एक ऐसे मौके के ऊपर ये कशीदगी पैदा हुई है जब जो 2 रियासती एक सोल्यूशन है फ़लस्तीन के हवाले से और इजराइल के हवाले से जो है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, और जल्द ही कोई फैसला जो है वो मुतवक्किल था। है उसके बाद कई कंट्रीज जो है वो इजराइल को गलत भी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह से ऐसा भी है, खासतौर पे भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इजराइल में, उस वक्त ये इन्वॉल्व थे और इनको मारना कोई गलत बात नहीं। देखिए, भारत के लोगों को क्या कहना है, वो तो जारी बात है, उनका एक खास मौक़िफ़ होता है हमास के बारे में, क्योंकि वो हमास को लिंक करते हैं कश्मीरी ग्रुपों से। तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन और हमास ये एक ही केस है, तो वो एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जी इस चीज़ को कुछ लोगों का। लेकिन इस जो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मीठी सी स्टेटमेंट है। मीठी स्टेटमेंट समझती हैं कि स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द अटैक। कंसर्न क्या होता है? अभी तो कतर ने इतना ज़्यादा हेल्प किया इंडिया का, उनके 9 नेवी के बंदे छोड़े नरेंद्र मोदी साहब को, तो आज तो कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है। इंडिया को उस पर बोलना चाहिए था। इंडिया जो है वो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का खैर खां है। ईरान के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहता है हम कंसर्न्ड है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जब लोगों ने इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के साथ वो खड़े नहीं हुए, या हर बंदे ने न्यूट्रलिटी शो की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया हर
जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उस पर कहता है हम कंसर्न है, बोलते ही नहीं उसके ऊपर, अपना मौकफ ही नहीं देता। तो इंडिया वैसे कहता है कि हम ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है, तो उनको चाहिए कि भाई अपना मौकफ तो लेना। कोई सिर्फ ये कह देना मुझे बड़ा कंसर्न है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है। और ईरान के साथ जो खास तौर पे, तो इंडिया ने तो साबित किया कि उसका तल्लक इजराइल के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। और ये चीज़ पाकिस्तान ने भी ईरान को समझाई है कि बाकी आपकी मर्जी, लेकिन देख लें इंडिया ने आपके साथ क्या किया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, मैडम, फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम, दुनिया के वेस्टर्न जितने पार्टनर थे, उन्होंने भी इजराइल को कंडेम किया। नहीं किया तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया। जली ना, तेरी भी जली ना। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला इसराइली एयरफोर्स की जानिब से किया गया। इसराइल ने ख़ास तौर पे जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दफ्तर है उससे बयान जारी किया गया और कहा गया है कि जो फ़लस्तीन काज़ के हवाले से अहम तंजीम है उसकी जो लीडरशिप है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी, तो उसको हमने आज जो है वो हमले में टारगेट कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये बड़ा अहम तरीन है क्योंकि कतर का किरदार जो है वो इस पूरे मामले के अंदर बड़ा न्यूट्रल रहा है और दावा ये किया जाता रहा है कि जो ख़ास तौर पे हमास की क़यादत है उसको भी इन्होंने पनाह दिए रखी। इस्माइल हानिया जब इनके पास थे तो उन्हें भी इन्होंने पनाह दी और जितनी भी सियासी क़यादत है उसके हवाले से कतर जो है वो बड़ी फ़राख़-दिलाना जो है वो कोशिशें करता रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब अमेरिका जिसका मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा कतर के अंदर मौजूद है, आपको याद होगा कि कतर के ऊपर जब अटैक हुआ ईरान की जानिब से, हालांकि वो बताया गया कि जी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ बकौल ट्रंप के ये अटैक हुआ था जो ईरान की जानिब से किया गया कतर की एयरबेस के ऊपर। लेकिन कतर ने कहा जी कि ये कतर के ऊपर, ये अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर हमला है। ये गैर मुनासिब नहीं होगा क्योंकि कतर के अंदर सबसे बड़ा अमरीकी एयरबेस है। और अगर आपको याद हो कि कुछ माह पहले जब इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया था और फिर अमेरिका ने कतर के ऊपर हमला किया था और फिर अमेरिका ने कतर के ऊपर हमला नहीं किया था, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया। फिर उसके जवाबी कार्रवाई के अंदर ईरान ने जो वॉलीज ऑफ मिसाइल्स फायर किए थे वो कतर के अल उदैद की तरफ किए थे। इसी दौरान ये कशीदगी एक दफा फिर पैदा हो गई है जहां पे हमास के रहनुमाओं को इस तरह निशाना बनाया गया है। गैर मुल्की मीडिया ये बता रहा है कि धमाकों के बाद कतारा के मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल जो है वो छा गए और मुकामी अफराद ने मुतादिद इमारतों को निशाना बनाए जाने की इतला दी है और धमाकों से शहर भर में खौफ व हिरास फैल गया। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली बमबारी में हमास के जो रहनुमा शहीद हुए हैं वो एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे जब उन्हें टारगेट किया गया है। ज़हन में रखिए कि इजराइल की जानिब से एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि प्रिसीजन के साथ जो है वो हमले किए जाते हैं। स्पेसिफिकली उनको जो लोकेशंस होती हैं उनके बारे में टारगेट सेट किए जाते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमले किए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो अटैक हुआ है ये बिल्कुल बड़ा खौफनाक अटैक है, किसी को कुछ समझ नहीं आई। पहले तो ये था नाज़रीन कि वहाँ पे जो कतरी एयरबेस है उसके इर्द गिर्द कतरी एयरफोर्स के जो जंगी तैयारे तकरीबन 20 मिनट पहले वो फिजाओं में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो जंगी तैयारे जो है वो अपना ग्राउंड पे चले गए और उसके बाद ये हमला हुआ जिसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि शिन बेट जो कि इसराइल की वहाँ पे ख़ास तौर पे जो काउंटर टेररिज्म और जो उनके अंदरूनी मामला दाखिला की जो सूरत हाल है उसमें अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद, उन्होंने इसराइली एयरफोर्स की मदद लेकर ये बड़ा हमला किया है